जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन पर, प्रकाश, छाया और परावर्तन। यह जो पाठ आप देख रहे हैं यह फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। हम जितने भी क्लास आपके लिए लेकर के आते हैं उसका आधार एनसीईआरटी होता है। इस वीडियो में आप पाएंगे प्रकाश के बारे में, छाया के बारे में और परावर्तन के बारे में एमसीक्यू, और सारे के आंसर तस्वीरों के साथ। आप हमारा थंबनेल देख लीजिए। इस थंबनेल के द्वारा ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ये वाली जो क्लास है इसमें आपको मिलने वाली है प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के प्रकार, प्रकाश के गुण, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के परावर्तन, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, परावर्तन के नियम, पिन होल कैमरा, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, और भी ये तो मैंने मेन बातें बताई। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हो या हो सकता है नहीं भी जानते हो, आज जान जाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे पिछले वीडियोस जो कि है सौर मंडल पर, मैथ पर, सांख्यिकी से, इसमें आपको माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, वर्ग चिन्ह और भी कई सारी जानकारियां हैं, वो नहीं देखा है तो देख लें। साथ ही मानव शरीर पर हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित डाले हैं, वो देख लें। भारत के विभिन्न राज्यों के पकवान जो कि सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो देख लें। तो अगर ये सब आपने नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी को जोड़ना चाहते हैं तो पहला वाला जो लिंक है वो हमारे चैनल का लिंक है। इसे आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसमें जुड़ जाइए। अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर आप पोलिंग होते हैं प्रश्न, उसके जवाब डाल सकते हैं या आप खुद भी पोलिंग कर सकते हैं। ये कुछ जानकारियाँ थी। अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट। और ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल है। यह क्लास द्विभाषी है, यानी इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं और उसे हम कहते हैं प्रकाश। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड लाइट। ये आप समझ गए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट आर देयर। प्रकाश के कितने प्रकार हैं। तो प्रकाश के 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइट विच आर अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, विजिबल लाइट। पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश। सारी बातों को समझेंगे, बने रहिए अंत तक। मेहनत अगर सफल लग रही हो आपको, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो देखते हैं हम पहला पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी लाइट जो होता है, एक और बात बता दें, विकिरण का हमने यहाँ जो इस्तेमाल किया शब्द का, जब लाइट चलती है ना तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम में भी चल सकता है, यानी निर्वात में भी। और जो भी चीज़ ऐसे चलता है यानी कि कहीं पर भी चल सकता है, उसको हम विकिरण कहते हैं। पराबैंगनी विकिरण विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, यानी ये क्या है, रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जिनके लंबे संपर्क से जीवित ऊतकों को नुकसान हो जाता है। यानी हमारा अगर ओजोन लेयर ना हो, ओजोन लेयर जो धरती के
वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो क्षोभ मंडल और उसके ऊपर एक होता है समताप मंडल, इन दोनों के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है। और अगर ना हो तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर तक आकर के पहुंचेगी और जहाँ जहाँ उसका संपर्क होगा वहाँ पर त्वचा का कैंसर हो जाएगा। इनकी तरंग धैर्य 10 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज whose prolonged exposure can cause damage to living tissues. Their wavelengths range from 10 nm to 400 nm. दूसरा है इंफ्रारेड। यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम मतलब जब प्रकाश टूटता है किसी प्रिज्म के द्वारा तो 7 रंगों में बट जाता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी का एक हिस्सा है इंफ्रारेड। मानव आंख इसे देख नहीं सकती लेकिन मनुष्य इसे गर्मी के रूप में पहचान सकता है। आपने हीट डिटेक्टिव कैमरा देखे होंगे, वही इसको देख सकता है। रिमोट कंट्रोल आपके टीवी के चैनलों को बदलने के लिए इंफ्रारेड प्रकाश तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम से परे प्रकाश तरंगों का उपयोग करता है। यानी जब आप दबाइएगा रिमोट का बटन, देखिए लाल रंग का जलता है, तो ये देखने योग्य तरंगे नहीं हैं क्योंकि नंगी आंखें इसे नहीं देख सकती है। मगर एक आज से कुछ साल पहले जब ब्लूटूथ नहीं आया था तो मोबाइल वगैरह में एक इंफ्रारेड होता था। इंफ्रारेड के द्वारा हम फ़ोटो वगैरह एक्सचेंज कर सकते थे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। फिर ब्लूटूथ आया, फिर ब्लूटूथ के बाद आजकल तो फास्ट वाला आ गया है, शेयर इट है या और कई सारे हैं, जेंडर है। तो हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं ये एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही आप देखे होंगे सीसीटीवी कैमरा में उसमें छोटे छोटे लाइट रखे, नाइट विजन कैमरा जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से वो तस्वीर अच्छी खासी खींच सकता है। इंफ्रारेड वेव्स आर part of electromagnetic spectrum. The human eye cannot see it, but human can detect it as heat. The remote control use light wave beyond the visible spectrum of light, infrared light wave to change channels on your TV. और इसी इंफ्रारेड की मदद से हम टीवी में चैनल बदलते हैं। अब है दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं विजिबल लाइट। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम में एक हिस्सा जो मानव आँखों को दिखाई देता है, यानी वह पार्ट जो हम देख पाते हैं, लगभग 400 nm से 700 nm के बीच होता है इसका वेवलेंथ। इस दृश्य वर्णक्रम में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे लंबा होता है, इसलिए उसे हम ज़्यादा देर तक देख पाते हैं। और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य बैंगनी वर्ण की होती है और आवृत्ति इसका ज़्यादा होता है, इसलिए ऊपर होता है। विजिबल लाइट, द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव visible to the human eye approximately between 400 nanometer to 700 nanometer. This is visible spectrum. The red color has the longest wavelength and the lowest frequency. In this visible spectrum, violet color has the shortest wavelength and the highest frequency. प्रश्न संख्या 3 है, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण देख लेते हैं। प्रकाश सरल रेखा में चलती है, यानी लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। तीसरा है अधिकतर चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। चौथा है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। और पांचवा है प्रकाश एवं
प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। छठा है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने शुरू में कहा था यह निर्वात में भी चल सकता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल ओनली इन स्ट्रेट लाइन, वो टकरा के रुक जाएगा लेकिन चलेगा सीधे। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। थर्ड है, लाइट इज डिफ्लेक्टेड बाय मोर शाइनी सरफेसेस। बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर फाउंड इन लाइट। फिफ्थ पॉइंट है, लाइट itself is invisible, but with its help we can to know both the position and appearance of the object. Sixth है, no medium is required for the transmission of light. ये आपने प्रॉपर्टीज देखा। 7 पॉइंट है, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। ये हमने बताया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने जो उसका जो पाथ है उससे वो ऊपर नीचे हो जाता है, और इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश की चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, वह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। 9th पॉइंट है, जो वैक्यूम होता है उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कहें 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आसानी से गुजर सकता है, लेकिन जो अपारदर्शी होता है वो प्रकाश नहीं गुजर सकता है, और उसके पीछे में क्या बन जाता है? छाया। लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। When light enters from one medium to another, it deviates from its path. This phenomenon is called refraction. 8th number, the speed of light can be different in different mediums. 9th, its speed in vacuum is 3 lakh km per second. और ये पूछा गया सवाल है। 10th number, light can be passed through a transparent medium easily, but light cannot pass through an opaque medium. यानी अपारदर्शी से पार नहीं हो सकता है। चौथा प्रश्न है, प्रकाश के कितने स्रोत हैं? हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ लाइट्स आर देयर? अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक भी हो सकते हैं या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक को हम नेचुरल सोर्सेस कहेंगे और मानव निर्मित को ह्यूमन मेड कहेंगे। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो मनुष्य की भागीदारी के बिना स्वाभाविक रूप से होता है, यानी जिसे भगवान कह लें, ईश्वर कह लें, अल्लाह कह लें, जीसस कह लें, जो भी कह लें, यानी जो कि स्वाभाविक रूप से बने हुए हैं, उसे मनुष्यों ने नहीं बनाया है। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वो कोई वस्तु भी हो सकता है या जीवित प्राणी भी हो सकता है, जैसे सूर्य, तारे, बिजली, ये सभी, यानी ये कह सकते हैं एक पिंड है, वस्तु है। कोई जीवित वस्तु नहीं है, लेकिन जुगनू और एंगलर मछली, या आप देखिए रात में चमकने वाली एक मछली होती है जेलीफिश, ये प्रकाश छोड़ता है, ये चमकदार होता है, ये जीवित होते हैं। इसे हम इंग्लिश में देखते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, ए सोर्स ऑफ लाइट दैट अकर्स नेचुरली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कैन कम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और लिविंग स्पीसीज लाइक सन, स्टार्स, लाइटनिंग, जेलीफिश, फायरफ्लाई, एंगलर फिश। यानी वैसा प्रकाश का स्रोत जो मनुष्य की बिना भागीदारी के स्वयं उत्पन्न हुआ हो। इसमें वस्तु भी हो सकते हैं, जीवित प्राणी भी हो सकते हैं। सूरज, स्टार और लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, वो सब ऑब्जेक्ट है, जबकि जेलीफिश, फायरफ्लाई, एंगलर फिश ये सब लिविंग स्पीसीज है।
ये देख लीजिए आपके सामने है नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। पहला वाला सन है, स्टार है, फायरफ्लाई है। फायरफ्लाई को ही हम जुगनू कहते हैं, इसे मनुष्यों ने नहीं बनाया है। अब हम देखेंगे प्रकाश के मानवीय स्रोत। प्रकाश का वैसा स्रोत जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, जैसे मोमबत्ती, चमकता हुआ दिया, बल्ब, टॉर्च। लेकिन बल्ब जला हुआ होना चाहिए, दीपक भी जला हुआ होना चाहिए, मोमबत्ती भी जला हुआ होना चाहिए और टॉर्च भी जला हुआ होना चाहिए। ह्यूमन सोर्सेस ऑफ लाइट। द सोर्स ऑफ लाइट विच आर मेड बाय ह्यूमन। वैसा स्रोत जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट एग्जाम्पल कैंडल्स, लैंप, ग्लोइंग बल्ब, टॉर्च एट्सेट्रा। ये देख लीजिए आपके सामने है, ये सब ह्यूमन मेड सोर्स हैं। ये आपका बल्ब है, ये CFL है, टॉर्च, ये लेजर लाइट, ये लाइट हाउस, लाइट हाउस के ऊपर में लगने वाला जो फोकस लाइट होता है वो, टेबल लैम्प, ये भी फोकस लाइट है, ये कैंडल है, ये बर्निंग स्टिक है माचिस का, ये लाइटर है, या लकड़ी जलाया हुआ आग है। ये सभी क्या है? मानवीय स्रोत हैं। पांचवा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? चलिए समझते हैं। जब किसी चमकदार सतह पर, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो दर्पण ही हो, वो आईना ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कोई भी सरफेस यदि वो चमकदार है तो यदि उस पर कोई लाइट पड़ रही है तो वो वापस आएगी। किधर आएगी वापस? जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ वापस आएगी और इस घटना में परावर्तन हो जाएगा। अब आप समझिए इसको कि मान लीजिए एक दर्पण है ये, और इस व्यक्ति का, ये लड़की जो है, इसका लाइट यहाँ जा रहा है तो यहाँ से वो वापस आएगा। इसी को कहेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका नियम बताएंगे आपको हम, क्या होता है वो आगे आप देखेंगे। इसे अब इंग्लिश वाले देख लें। When a ray of light falls on a shiny surface, it returns to the direction in which it come. जब किसी चमकदार सतह पर लाइट पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। This phenomenon is called reflection of light. यह घटना, यह परिघटना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम है बेसिकली। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बताएं परावर्तन के नियमों को। तो दो नियम हैं। पहला नियम है, ये आप दिखाते हैं आपको, हम आगे भी बताएंगे लेकिन यहाँ ही समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रकाश का परावर्तन। ये एक मिरर है, आईना जिसको बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। यहाँ से कोई लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही है तो उसको कहते हैं आपतित किरण। और ये जिस एंगल से आती है, मान लीजिए 60 डिग्री पर आ रही है तो टकराने के बाद 60 डिग्री पर ही वापस आएगी। बीच में जो लाइनिंग दिख रही है वो काल्पनिक रेखा है, उसे माना गया है जिसको अभिलंब कहा जाता है। इंग्लिश वाले देख लीजिए, ये मिरर हो गया, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जितने एंगल से आया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बीच में होता है अभिलंब, को प्लेन भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न, परावर्तन के कितने नियम हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? तो परावर्तन के दो नियम हैं। सॉरी, यहाँ नियम लिख दिया मैंने, बोला मैंने यहाँ प्रकार है, ठीक है। नियम भी बताऊंगा, थोड़ा सा बताया मैंने, फिर और बताऊंगा। तो परावर्तन के प्रकार दो हैं। परावर्तन के दो प्रकार है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। ये देख लीजिए आप, यदि ये जो परावर्तक सतह है वो प्लेन है तो जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से निकलेगा। ये देखिए, ये रेगुलर हो रहा है, लेकिन यहाँ भी वही घटना हो रही है, लेकिन ये जो सतह है ये इस तरह है। तो यहाँ आ रही है, टेढ़ा मेढ़ा भाग जा रहा है, कभी इधर भाग जा रहा है, कभी इधर भाग जा रहा है, कभी इधर भाग जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरफेस है वो टेढ़ा मेढ़ा है।
लेकिन अगर सरफेस नॉर्मल हो तो ये घटना नॉर्मली घटेगी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। 8वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर परावर्तन के नियम लगता है छूट गया, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए, छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि जितना डिग्री से इंसिडेंट रे आएगा उतना डिग्री से रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा। यानी आपतन किरण जितना डिग्री के साथ आएगा उतना डिग्री के साथ बाहर भी निकलेगा। तो इसको कहेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। इसे हम कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला नियम। दूसरा नियम समझ लीजिए। पहला नियम क्या था? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम ये कहता है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये जो मिरर है उसके एक ही साइड पर होगा। ये देखिए, ये सारी घटनाएं एक साइड पर होगी। ऐसा नहीं कि दर्पण के इस साइड क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस साइड या तो सिल्वर की परत होगी या पारे की परत चढ़ी होती है, तो उस साइड नहीं होना चाहिए। अगर पार कर गया तो उसे हम अपवर्तन कहेंगे, जो अगले क्लास में मिलेगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा 2 प्रकार के परावर्तन, नियमित और विस्तृत। अब हम देखेंगे पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। What is a transparent object called? पारदर्शी, इसके नाम पर ही लिखा हुआ है पार मतलब आर पार, दर्शी मीन्स देखा जाना, यानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ अथवा सामग्री है जिनके आर पार की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। अब आप यहाँ देखिए, हवा के आर पार हम देख सकते हैं, कांच के गिलास के आर पार भी देख सकते हैं, साफ पानी जो एकदम स्वच्छ है तो उसके आर पार भी देख सकते हैं, और चश्मे के आर पार भी हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, such substances or materials through which objects can be easily seen are called transparent materials. For example, glass, water, air and some plastic items. Question number 9. पारभासी वस्तु किसे कहते हैं? अब नाम से देखिए आप, पार मतलब आर पार और भासी यानी आभासी। आभास हो रहा है कि उस पार कुछ है, पूरी तरह नहीं बता पा रहे हैं क्या है, लेकिन इतना हो रहा है कि उस पार कुछ ना कुछ है, यानी आपके दिमाग में धुंधली धुंधली छवि आ रही है। आप समझ पा रहे होंगे कि पारभासी वस्तुएं साफ साफ तो नहीं, परंतु थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं वाली स्थिति भी नहीं है, बिल्कुल साफ वाली स्थिति भी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वाली स्थिति है। ऐसे ऑब्जेक्ट को पारभासी या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं। पारभासी वस्तुएं आपतित प्रकाश के एक कुछ भाग को गुजरने देती है, मतलब जो लाइटिंग आ रही है उसको पूरा पार होने नहीं देता है, कम कम देता है। जैसे आप कपड़े से उस पार देखिए, आप भुरके से उस पार देखिए, आटा चालने वाली चलनी के उस पार देखिए, बालू चलने वाले तार के उस पार देखिए। आप पूरी तरह तो नहीं देख पाएंगे लेकिन कुछ कुछ जरूर देख पाएंगे। जैसे ऑयल पेपर, बटर पेपर, वैक्स पेपर, ग्राउंड ग्लास, प्लास्टिक की पतली सीट, आप धुंधली धुंधली देख पाएंगे, पूरी तरह नहीं देख पाएंगे। यहाँ देख लीजिए उदाहरण में, धुआं के उस पार हल्का हल्का दिखेगा, पूरा धुआं नहीं, काला धुआं नहीं। कागज़ के उस पार अगर तेल लग गया तो देख पाएंगे। बादल, जाली, हमने कहा अभी कई उदाहरण। अब मच्छरदानी को ले लीजिए, उसके पार देखिए, आपको हल्का हल्का दिखाई देगा।
दे आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ये जिसके आर पर हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स allow some parts of incident light to pass through it. Oil paper, butter paper, wax paper, ground glass, thin sheet of plastic, etc. 10वां प्रश्न है अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? व्हाट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट? अपारदर्शी, पार मतलब आर पार, दर्शी मीन्स देखा जाना, और किसी के आगे अगर अ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ वो उल्टा निकाल देता है, यानी जिसके पार आर या आर पार न देखा जा सके। जिन पदार्थों में से प्रकाश नहीं गुजर सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, सीमेंट की दीवार, लकड़ी, ईंटें, मिट्टी इत्यादि। Materials through which light cannot pass are called opaque materials, such as thick cardboard. thick cardboard मतलब कूट बोलते हैं हम लोग। मेटल प्लेट, यहाँ पर नहीं है मेटल का प्लेट, जैसे थाली वगैरह हो गया। सीमेंट की दीवार, लकड़ी जिसको वुड कहते हैं, ब्रिक्स, सॉइल यानी मिट्टी होगी आसपास की, किताब, बुक्स, ये सभी ओपेक्स मटेरियल हैं। अब हमने मटेरियल को यहाँ पर 3 भागों में देखा। पहला देखा हमने पारदर्शी, दूसरा हमने जाना पारभासी, पारभासी हमने जाना, और उसके बाद हमने जाना अपारदर्शी, है ना, ये जाना हमने। तो इसे हम इंग्लिश में देखें तो क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट में साफ साफ, ट्रांसलूसेंट में धुंधला धुंधला, और ओपेक में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे आप। 11वां प्रश्न है व्हाट इज शैडो कॉल्ड? छाया किसे कहते हैं? तो देख लीजिए आप, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शक वस्तु रखने पर प्रकाश की किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई पड़ता है, जिसे छाया कहते हैं। यानी लाइट भी है, और लाइट सोर्स के आगे कुछ ओपेक वस्तु रख दीजिए या अपारदर्शी वस्तु जैसे हाथ रख दिया, तो जितना दूर तक आपका हाथ का इमेज है वो उस पार बनेगा, बाद बाकी जगहों से लाइट गुजर जाएगी तो आपको वहाँ पर उसका इमेज नहीं बनेगा, सिर्फ उतना ही बनेगा जितना आपने हाथ रखा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उंगलियों की कलाकारी से कुछ चित्र बनाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये काला काला जो होता है वो छाया है, और छाया हमेशा काला ही होता है। When an opaque object is placed in front of an optical source, the rays of light do not pass through the object, due to which a dark part appears behind the object, which is called shadow. 12वां प्रश्न है छाया कैसे बनती है? How are shadow forms? जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। लगभग दोनों का सेम था, पिछला वाला और ये। यानी देखिए टॉर्च से निकला प्रकाश, ये देखिए टॉर्च से निकला प्रकाश, और उसके रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, तो जितने दूर उस वस्तु ने लाइट को रोका उतना ही यहाँ पर उसका इमेज बन गया, वो भी काले रंग का। यहाँ देखिए, यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि छाया की स्थिति अलग अलग एंगल से अलग अलग होती है। सुबह के समय यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है सूर्य के सामने, तो ईस्ट से आ रहा है सन, है कि नहीं, ईस्ट से आ रहा है तो इमेज बनेगा वेस्ट में, हमेशा उल्टा बनता है। अगर सिर के ऊपर से है तो इमेज बनेगा नीचे से,
अगर इवनिंग की बात करें तो ईस्ट की ओर इमेज बनेगा। यहाँ साइज भी देख पा रहे होंगे, सबसे लंबी छाया सुबह और शाम को बनती है। दोपहर में सूर्य हमारे सिर पर होता है, इसलिए छोटी छाया बनती है। और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि सबसे छोटी छाया किस वक्त बनती है? वह बनती है दोपहर के समय। छाया बनने की शर्तें बताइए। राइट द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो छाया बनने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहला, एक सोर्स ऑफ लाइट, है ना। पहला क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। यानी यहाँ पर लाइट क्या होगा? या तो यहाँ पर बल्ब जल रहा होगा, दूसरा कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए, और तीसरा एक स्क्रीन चाहिए जहाँ पर छाया बननी चाहिए। चाहे वो धरती हो सकता है, चाहे कोई कपड़ा हो सकता है, कोई भी एक ऐसा दीवार हो सकता है जहाँ पर छाया बनेगी। अगर पीछे का पर्दा नहीं तो छाया नहीं बनेगी, वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट, पिन होल कैमरा। और ये मैं अभी 3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिन होल कैमरा क्या है? व्हाट इज ए पिन होल कैमरा? हो सकता है आप में से कईयों ने देखा होगा या कईयों ने सुना होगा। आज आप जान लीजिए, इसकी क्रियाविधि को भी बताएंगे, फॉर्मेशन को भी बताएंगे। ये देखिए, दरअसल ये काठ का एक बक्सा होता है, या जूता का बक्सा हो सकता है, या यूँ कहें कोई एक डब्बा है कार्डबोर्ड का जिसमें एक छोटा सा छेद कर दिया गया है। बक्से के अंदर में एक स्क्रीन बना दी गई है वाइट कलर की, और बक्से को ब्लैक कलर से रंग दिया गया या ब्लैक पेपर चिपका दिया गया। जब कोई लाइट जलती है और उसके सामने एक यहाँ गुब्बारा आता है, यहाँ मैंने लाइट का सोर्स नहीं दिखाया, आप समझ सकते हैं, इधर लाइट आ रही है और गुब्बारे ने उसको कवर किया, तो वहाँ से एक लाइट ऐसे करके यहाँ पर आई और यहाँ पर, और ये जो छेद है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ छेद है। यहाँ से टकराने के बाद ये इस तरह घूम जाती है। तो इमेज जो सीधा था अब वो इमेज हो गया उल्टा, और यही है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा एक लेंस के बिना एक साधारण कैमरा है, लेकिन एक छोटे एपरेचर के साथ प्रभावी रूप से एक तरफ का छोटा सा छेद वाला लाइट प्रूफ बॉक्स होता है। एक दृश्य के प्रकाश एपरेचर के माध्यम से गुजरता है और बॉक्स के विपरीत दिशा में एक उल्टी छवि बनाता है, जिसे कैमरा अस्पष्ट प्रभाव के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो बनता है ना, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। अगर आप लाइट ऑफ कर दीजिए वो गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना कोई रील है ना कुछ है। हमने आपको क्रियाविधि शुरू में बता दी। अब आप पिन होल कैमरा देखते हैं काम कैसे करता है, ये भी हमने आपको बताया। पिन होल कैमरा को डार्क होना चाहिए अंदर से। जब यहाँ से लाइट गुजरती है तो कुछ ऐसे जाती है, चूँकि ये दूर से आ रही है लाइट, तो ये आकर के यहाँ पर छोटी बनी, और इसी का इस्तेमाल करके बाद में यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिया गया, और इसी के आधार पर कैमरा बनाया गया जो रियल कैमरा है। कॉन्वेक्स लेंस या पिन होल कैमरे में बारीक छेद दोनों ही एक ही भूमिका में होते हैं। कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, या पिन होल कैमरा में बनाया गया छेद। जो काम उत्तल लेंस करता है वही काम पिन होल कैमरे का छोटा सा छेद करता है। यानी ऑब्जेक्ट से होकर आने वाली किरणों को वो एक बिंदु पर मिला करके पलट देता है, फैला देता है, और इससे बनता है एक इमेज जो कि उल्टा होता है, और इसे आप सफ़ेद पर्दे पर देख सकते हैं। लेकिन ये इमेज रियल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है इमेज गायब हो जाता है। रियल इमेज को आप कैप्चर कर सकते हैं। इसे आप कैसे कैप्चर कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ उपकरण है ही नहीं। अब हम देखेंगे कैलिडोस्कोप, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये वीडियो आपको आज बहुत पसंद आने वाली है, जिसे हम बहुरूप दर्शक कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसको, ये जो देख रहे हैं आप 3 कांच की टुकड़े हैं। पहला यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला और उस साइड भी एक है। 3 कांच के टुकड़े को 45 डिग्री के एंगल पर
या आप 60 डिग्री भी कर सकते हैं। ऐसा सटाना कि तीनों के छोर मिले। अब उसे आप रबड़ बैंड लगाइए और सेलो टेप से स्टिच कर दीजिए। फिर क्या होगा, आप जैसे ये करेंगे उसके नीचे कुछ कांच के टुकड़े या चूड़ी के टुकड़े रखिए, ऊपर से देखेंगे तो उसकी परावर्तित इमेज बड़ा अजीब बनेगी और बहुत सुंदर सी, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। यह एक प्रकाशीय अंत है, अंधेरे में ये काम नहीं करेगा। इसमें 2 या 2 से अधिक परावर्तक सतह, हमने 3 शीशे की बात की है, 3 आईने की बात की, शीशा नहीं, ताकि दर्पण के एक छोर से देखेंगे तो दूसरे छोर पर दिखाई दे, और जैसे जैसे आप घुमा घुमा के देखेंगे कैलेडोस्कोप को, आपको अलग अलग छवि दिखेगी। इसका आविष्कार सर डेविड बूस्टर ने 1816 में किया था। अभी और दिखाते हैं, अभी मज़ा आने वाला है। देखिए आप, ये देखिए क्या चाहिए, एक कार्डबोर्ड चाहिए 1 नंबर, उसमें लकीर देके 3 बराबर भागों में बांटिए। उसमें आप रिफ्लेक्टिंग गिलास, एक आजकल तो प्लास्टिक का गिलास भी आता है, आईना, उसको चिपका सकते हैं। चिपका के मोड़िए, पिन लगा दीजिए, दूसरा हो गया। तीसरा, उसके ऊपर एक गोलाकार कवर चढ़ा दीजिए पेपर का या कार्डबोर्ड का। ये देखिए चौथा, जिस तरह आपको दिखा है। एक तरफ आप क्या कीजिए, छेद कर दीजिए गोल काट करके, उस छेद में कुछ कांच के टुकड़े लगा के ढक्कन लगा दीजिए। आगे और दिखाऊंगा, ताकि ऊपर देखिए यहाँ पर 2 गोल घूमने वाला होता है। ये ऊपर वाला आप घुमाएंगे और नीचे वाले के ऊपर चढ़ा रहेगा, नीचे वाला ऐसे ऐसे घूमेगा। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, जब ऊपर वाले को ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा, ऐसे घुमाया जाएगा ताकि अलग अलग छवि बने, तो यहाँ से घूमेगा, ना कि नीचे एक ढक्कन रहना चाहिए जिसमें चूड़ी वगैरह के टुकड़े रखा जाएगा। जब ये घूमेगा तो आपको अलग अलग छवि दिखाई देगी। चलिए और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, यही वाला बता रहे थे। यहाँ ये, इसको आपको हाथ से पकड़ना, लेफ्ट हैंड से। इसको ढक्कन यहाँ से खुल जाएगा ऐसे, इसमें चूड़ी वगैरह के टुकड़े डाल दीजिए अंदर, और फिर ये वाला जो पोर्शन है इसको आप यहाँ से यहाँ इसमें डाल देना है। और जब ये घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसमें रखा गया चूड़ी का टुकड़ा अलग अलग छवि प्रस्तुत करेगा, जो इस प्रकार होगी। ये देख लीजिए, एक छोटे छोटे टुकड़े कितनी सुंदर छवियाँ बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इसका काम क्या है, तो इसका काम टाइल्स बनाने में किया जाता है, अलग अलग डिजाइन बनाने में किया जाता है। अब हम बात करेंगे पेरिस्कोप, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पेरिस्कोप से पूछे जाते हैं, जिसे परिदर्शी कहते हैं। परि मीन्स दूर, दर्शी मीन्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा डिवाइस है, कुछ टेंशन नहीं है। आप यहाँ देखिए, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, ऐसे वाला कार्डबोर्ड, यहाँ भी एक कार्डबोर्ड लेना है, ऐसे भी, इस तरह। यहाँ पर आपको मिरर लगाना है और यहाँ पर भी आपको मिरर लगाना है। ध्यान रहे ये 45 डिग्री पर ही होना चाहिए। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तो पार नहीं दिखना चाहिए आपको, क्योंकि अपारदर्शी है, कार्डबोर्ड है। लेकिन इस मिरर से टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ टकरा करके फिर यहाँ, क्योंकि यहाँ 45 डिग्री से आ रहा है तो यहाँ पर गया और यहाँ से भी 45 डिग्री भेजेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक दीवार के पीछे खड़े होकर के पेरिस्कोप लगाइए और दीवार के उस पार भी देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल क्या बोलते हैं उसको, पनडुब्बी में किया जाता है। पनडुब्बी में पानी के अंदर रहता है और पेरिस्कोप को बाहर निकाल करके गोल गोल घुमा करके चारों तरफ का देख सकता है वो। यहाँ देखिए, ये पनडुब्बी के अंदर है, सबमरीन में, और यहाँ से वो देख रहा है ना, यहाँ से वो देख रहा है। तो जब यहाँ से वो देख रहा है, ऐसे करके उसकी नज़र गई यहाँ तक, और यहाँ की छवि बन करके यहाँ से टकरा करके आई। कितना सिंपल है, लेकिन बड़ा ही कारगर है। अब देख लीजिए थोड़ा, यहाँ वाला जो पेरिस्कोप है ये एडजस्टेबल है, देख पा रहे हैं ना, ये कम छोटा बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि हाइट के हिसाब से। अगर ये एडजस्टेबल नहीं होगा तो मान लीजिए कम ऊंचाई पर अगर जहाज़ यहाँ चल रहा है तो उसके ऊपर दिखाई देगा, तो ये कैसे देख पाएगा, तो इसको वो धीरे से छोटा कर लेगा, फिर यहाँ एडजस्ट करके देख लेगा। पेरिस्कोप एक प्रकाशीय अंत है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। यह पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों द्वारा एवं तोपखाने के तोपची द्वारा लक्ष्य का पता लगाने में, शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने में किया जाता है। और यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत मज़ेदार लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप कुछ नई जानकारियाँ सीखे होंगी। अगर ऐसा हुआ है
तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करें, दोस्तों में, परिवारजनों में, मित्रों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और आप हमें कमेंट करके बताएं आज का क्लास कैसा लगा। हमारी मेहनत के लिए ज़रूर से एक लाइक करें। और ये हमारा जो बैनर आपको दिख रहा है, ये हमारे ऑफलाइन का क्लासेस का है। झारखंड टेट का भी NCERT का मैथ 3, 4 और 5 क्लास का हो गया है। अब 6 क्लास का चलेगा 2 दिन के बाद। अभी आपको EBS के क्लासेस हो रहे हैं। सारी तैयारियां आपको NCERT बुक से कराई जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।